हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ये जो पेटीएम के बारे में क्या इशू हुआ है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। स्पेशली देखेंगे कि पेटीएम कैसे एक स्ट्रगलिंग कंपनी बन गया फ्रॉम यूनिकॉर्न। अब पेटीएम का जब इशू सामने आया तो उसके बाद ये कांग्रेस वाले, स्पेशली एनसीपी के सुप्रिया सुले और आप बोल लीजिए ये जो कांग्रेस का सुप्रिया शिंदे या आप बोल लीजिए राहुल गांधी भी पहले बहुत से ये सब चीजों के लिए नरेंद्र मोदी जी को मतलब जिम्मेदार ठहराया था। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो पेटीएम के ऊपर आरबीआई ने इतना स्ट्रिक्ट पॉलिसी क्यों लिया है। ठीक है, इसके बाद जो मेन पॉइंट है वो है कि मतलब इंपैक्ट क्या क्या होगा। मतलब आप मान लीजिए एक पेटीएम यूजर है, एज ए मर्चेंट भी हो सकते हैं या आप एज ए नॉर्मल यूजर भी हो सकते हैं, मतलब जो नॉर्मल कस्टमर होता है, और आप सिर्फ पेटीएम का जो पेमेंट वॉलेट है वो सब यूज करें तो आपके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो पेटीएम का बिजनेस मॉडल में भी कहां कहां गलती है, तो जिसकी वजह से ये चीज हुआ है, और उसके बाद वी विल कंक्लूड दैट वीडियो। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं कि ये जो पेटीएम है ये कैसे एक यूनिकॉर्न से एकदम स्ट्रगलिंग कंपनी बन गया, कैसे एक पोस्टर बॉय जो था डिजिटल रेवोल्यूशन का वो अपने आप को खुद ही काउबॉय समझ लिया। तो इस सब के मतलब ये सब चीजों के ऊपर डिस्कस करने से पहले हम लोग एक बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, ये जो जितना भी वॉलेट है, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं, मतलब जस्ट इजीली आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पे देखिएगा कि कंज्यूमर पार्ट में सबसे ज्यादा जो मार्केट शेयर है वो है आपका फोन के पे का रफली 46%। उसके बाद आता है गूगल पे 36% और पेटीएम का 30% एंड अदर्स का रेस्ट। ठीक है, आप ये बेसिक स्टेट से पता चल जाएगा कि देखिए हाँ, पेटीएम के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन आया है उसके लिए हाँ, पेटीएम का जो यूजर्स है उसमें इंपैक्ट मतलब डेफिनेटली उनके ऊपर इंपैक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पूरा जो मार्केट का जो एक चलता है ना कि डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है, या आप बोलिए कैशलेस इकोनॉमी, तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इवन आप बहुत सारा जगह पे बहुत सारा रिपोर्ट कोटेड किया गया कि जो अभी इंडिया में ना डिमोनेटाइजेशन से पहले जितना कैश सर्कुलेट होता था इकोनॉमी है, उससे अभी बहुत ज्यादा इकोनॉमी मतलब पैसा सर्कुलेट हो रहा है, तो ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आ जाते हैं कि ये जो 30% पेटीएम यूजर की, देखिए 30% पेटीएम यूजर को आप ऐसे समझ लीजिए, रफली पेटीएम का जो वॉलेट यूज करता है वहां पे 34 करोड़ पीपल है। 33 करोड़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने ये चीज लिखा मतलब उठाया है। देखिए 33 करोड़ जो लोग हैं, 33 करोड़ में से बहुत सारा जो अकाउंट्स है ना वो डॉर्मेंट अकाउंट है। हम इसके ऊपर भी आएंगे कैसे ये मनी लॉन्ड्रिंग में यूज होता है, बट उसके पहले हम लोग थोड़ा बहुत फैक्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। उसके बाद रफली ये मतलब 15 करोड़ के आसपास जो पेटीएम का यूपीआई है वो यूज करता है। आप जब ट्रांजैक्शंस देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1.25 लाख के आसपास ट्रांजैक्शंस है। सिमिलरली आप देख लीजिए जो साउंड डिवाइसेस है और रफली 80 लाख के आसपास साउंड डिवाइसेस है। एंड आपका मर्चेंट तो देख लीजिए ऑलमोस्ट 4 करोड़ के आसपास मर्चेंट पेटीएम के साथ कनेक्टेड है। तो इससे देखिए प्रॉब्लम क्या होगा, देखिए प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा वो हम इंपैक्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि आरबीआई ने क्या बोला है, आप उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए आरबीआई ने क्लियरली पेटीएम के, आपको पता होगा ये जो 31 जनवरी में जो सर्कुलर आया है, अकॉर्डिंग टू दैट सर्कुलर आरबीआई ने क्लियरली बोल दिया कि आपका परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंट है। परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंट का मतलब क्या है कि मतलब आरबीआई बार बार उन्हें वार्निंग दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये सब चीज़ों को लाइटली लिया और उन्होंने जो कंप्लायंस है, मतलब मान लीजिए एक आप बैंकिंग चला रहे हैं, स्पेशली जो पेमेंट बैंक चला रहा है, बैंक ये हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है। इस रेगुलेटेड सेक्टर में आपको कुछ काम करना है या आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपका कंप्लायंस होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये पेटीएम में ये चीज़ों को उन्होंने मजाक में सोच लिया था। स्पेशली जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया कि उनके पास 33 करोड़ के आसपास एक टोटल यूजर है, मतलब जो लोग वॉलेट यूज करता है, लेकिन उसमें से ऑलमोस्ट 30 करोड़ जो वॉलेट है ना वो आप बोल लीजिए डॉर्मेंट अकाउंट है। ठीक है, आप बोल लीजिए वो जो वॉलेट्स है ना वो इनऑपरेटिव है। अब इसका क्या मतलब है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, देखिए इससे ये प्रॉब्लम हो सकता है कि मान लीजिए आपका डॉर्मेंट अकाउंट है या आप बोलिए इनऑपरेटिव अकाउंट है, उस अकाउंट को पेटीएम ने एग्जैक्ट बंद नहीं कर दिया, तो जिसके वजह से क्या होता है कि ये सब जो जितना ये अकाउंट्स है ना इसको मोल अकाउंट्स भी मतलब मोल अकाउंट्स बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से होता है ना कि बहुत बार इलीगल ट्रांजैक्शन होने का पॉसिबिलिटीज है। अब बैंकिंग में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको समझ में मतलब ये चीज़ देखिए कि आप मान लीजिए कोई भी बैंक में है, ठीक है, आपका अकाउंट जनरली जो बैंक में एक अकाउंट होता है वो अकाउंट आप मान लीजिए क्लोज कर देंगे ना, तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर आपको पहले जाके वो फिल करना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ क्लोज होता है। लेकिन ये चीज़ आप देखिएगा कि पेटीएम में नहीं होता, उन्होंने वो क्या करता है वो छोड़ देते थे, जिसके कारण ये जो
इलीगल मनी ट्रांजेक्शन है उसका पॉसिबिलिटीज बन जाता था। इसके बाद ये जो KYC, ठीक है, KYC नॉर्म्स को उन्होंने पूरा मतलब फ्लॉट कर दिया, ठीक है। KYC बहुत जगह पे ऐसा वॉलेट था जहाँ पे KYC किया भी नहीं जा, मतलब किया ही नहीं, किसी ने किया नहीं। उसके बाद जब उन्हें बोला कि थर्ड पार्टी ऑडिटर रखिए, या आप बोल लीजिए जो कंप्लायंस रिपोर्ट RBI को उन्होंने भेजा था, वो सब एकदम झूठ था, जिसके कारण उनको पेनल्टी भी लगाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। उसके बाद एक देखिएगा कि ये जो वीडियो में ना एक पैन है, उस पैन का वो वेरीफाइड नहीं है, बट उस पैन से बहुत सारे अकाउंट लिंक है, मतलब एक ही पैन है, उस पैन से ऑलमोस्ट 10,000 या 1,000 जो अकाउंट्स है ना वो लिंक्ड है, और वो की एक सीरियस ग्रॉस वायलेशन है, ठीक है। वो सब चीज़ें, ये स्पेशली आप ये जो बैंकिंग सिस्टम है, या आप जहाँ से ये मतलब जहाँ पे आप एक जगह से दूसरे जगह पे आप पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ यहाँ पे आप नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए पेमेंट बैंक का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। पेमेंट बैंक और नॉर्मल जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ये दोनों चीज़ डिफरेंट होता है। पेमेंट बैंक में आप देखिएगा कि आपका जो सीलिंग होता है ना वो 2 लाख से ऊपर नहीं, मतलब आपका जो इंडिविजुअल अकाउंट में आप 2 लाख से ज़्यादा आप नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पे वो ऐसा कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो हुआ नहीं। बहुत लोगों के पास 2 लाख से ज़्यादा हो रहा है, मतलब ज़्यादा अकाउंट में था। उसके बाद आप मान लीजिए जो ट्रांजेक्शन है ना, वो ट्रांजेक्शन का जो लिमिट है वो भी बहुत सारा क्रॉस कर रहा है, तो जिसके कारण RBI ने ये स्टेप लिया है। देखिए इसके बाद जब RBI ने स्टेप लिया तो विजय शेखर शर्मा, आपको पता होगा उनका बहुत अच्छा कनेक्शन है गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट है उसके साथ, तो जिसके कारण उन्होंने RBI से भी मुलाकात करने की कोशिश किया है, लेकिन RBI ने बोल दिया कि विल नॉट डू एनीथिंग, ठीक है, हम लोग कुछ करेंगे नहीं, जो रूल्स है उसके तरफ से आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि लॉ ऑफ द लैंड इज सुपीरियर, ठीक है, आप उसको क्वेश्चंस नहीं कर सकते, इवन आप चैलेंज नहीं कर सकते। उसके बाद ये विजय शेखर शर्मा को लगा कि नहीं, हम चले जाएंगे निर्मला सीतारमण जी के पास। उन्होंने मिला भी था निर्मला सीतारमण जी से, लेकिन निर्मला सीतारमण जी से क्या मुलाकात के बाद मतलब उसका आउटकम क्या है वो अभी करंटली आया नहीं है। तो RBI ये जो हार्ड स्टेप्स लेने से पहले, ऐसा क्या फर्स्ट टाइम था? नहीं, ऐसा नहीं था। आप देखिएगा एक केंट का आर्टिकल है, या बहुत जगह पे 18 नाउ का भी एक आर्टिकल है, वो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, तो वहाँ पे आप देखिएगा 2015 में इन्हें इन अप्रूवल लाइसेंस मिल गया था कि आप हाँ ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 2017 में उन्होंने अपना जो ऑपरेशन है उनको स्टार्ट किया था। उसके बाद विद इन दैट ईयर 2018 में उन्होंने मतलब वहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन या लाइसेंसिंग में इशू था, या नॉन कंप्लाइंस था KYC में, जिसके चक्कर में क्या किया कि पेटीएम को नया कस्टमर ऑनबोर्ड करने के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 2019 में उन्होंने कुछ वो मतलब कुछ समझौता करके उसको बैन को हटा दिया, ठीक है। और उसके बाद 2021 में मतलब क्या हुआ कि उनके ऊपर फाइन लग गया। फाइन इसलिए लग गया क्योंकि RBI को उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, मतलब ये सीरियस ग्रॉस वायलेशन है। और आपको पता होगा 2021 में ही आपका पेटीएम का IPO लॉन्च हुआ था, और आई थिंक उस IPO में 1 लाख के आसपास उन्होंने मार्केट से रेज किया था। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन में आप देखेंगे कि IPO आया था 2150 इस आसपास, और अभी जो मार्केट प्राइस है वो है आई थिंक 438 या 450 इस आसपास। मतलब ऑलमोस्ट जो वेथ जिन्होंने वहाँ पे पैसा लगाया था वो पैसा पूरा डूब गया है। उसके बाद 2022 ये तो बहुत ही खराब ईयर था आपका पेमेंट के मतलब पेटीएम के लिए। पेटीएम को बोला गया था कि आप कंप्लेंट नहीं करें, तो इसके लिए RBI ने खुद बोला था कि आपको थर्ड पार्टी और जो ऑडिटर है ना उसको अपॉइंट करने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया, ठीक है। उसके बाद 2022 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसका जो प्रीमिसेस है पेटीएम का, उन्होंने उसको रेड किया था फॉर इलीगल चाइनीज लोन, क्या मतलब वो इशू था। लेकिन उस इशू को मतलब उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने क्या किया कि उसको स्टॉप कर दिया। पता नहीं क्यों, कैसे ये होता है सब, तो वी डोंट नो। और इसके कारण ही क्या हुआ है कि ये जो कांग्रेस वाले मतलब ये जो सुप्रिया सिंधे या सुप्रिया सुले या जो ये मतलब राहुल गांधी जी, ये सब चीज़ों के ऊपर अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं। इवन 2022 में उनका ये जो पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस है ना उसको भी छीन लिया गया था। एंड 2023 में क्या हुआ, इससे तो मतलब एक स्टेप आगे चला गया, वो वहाँ पे 5.4 करोड़ का ऑलमोस्ट पेनल्टी लग गया, क्योंकि ये जो नॉन कंप्लाइंस है फॉर KYC। तो अब ये देखिए, ये सब तो ऐसा नहीं कि बस 2024 में यही हुआ है, 2023 में ये सब हुआ है। अच्छा, अब आ जाते हैं 2024 में क्या हुआ है। देखिए 2024 में क्या हुआ है, इसके मतलब क्या क्या हुआ है आपके साथ, वो जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा सेगमेंट में आपका इन्वॉल्वमेंट में है और आपका क्या इम्पैक्ट होगा। हम उसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू RBI ने एकदम क्लियरली बोल दिया कि पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है, आप ध्यान से देखिए, पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है वहां पे न्यू कस्टमर ऑनबोर्ड नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर 29 फरवरी वहां पे न्यू कस्टमर ऐड नहीं होगा। एट द सेम टाइम वहां पे मान लीजिए वॉलेट में पैसा ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। एंड जो रिलेटेड सर्विसेज है वो सर्विस तो थोड़ा बंद हो जाएगा। तो अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि देखिए पेटीएम का जो वॉलेट है ना उसमें ऑलमोस्ट आप
सबका ही पकड़ लेंगे तो रफली 3000 से 4000 करोड़ के आसपास है। तो उसका क्या होगा, देखिए उसके लिए आपको कुछ घबराना की जरूरत नहीं है। वो जो अमाउंट है यू कैन यूज अप टू 29, और आप मान लीजिए 29 के बाद भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मतलब मान लीजिए आप एक नॉर्मल कस्टमर है, एग्जाम्पल से समझते हैं, आपका मान लीजिए वहाँ पे जो पेमेंट बैंक में जो मैक्सिमम सीलिंग है वो है 2 लाख, तो 2 लाख आपके पास है, तो 2 लाख यू कैन यूज अप टू 29 एंड इवन आप बियॉन्ड दैट, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। इवन आपको लग रहा है कि नहीं यू आर नॉट फीलिंग सेफ, तो आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो आरबीआई ने पेटीएम में एक जो टाइम दिया है ना अप टू 29, तो टाइम इसीलिए दिया है कि मान लीजिए आपका पैसा जो है वहाँ पे वॉलेट में पड़ा है, यू कैन विड्रॉ, ठीक है, तो इसके लिए भी ये टाइम दिया गया है। तो आपका पैसा मान लीजिए वहाँ पे है तो आप विद इन दिस टाइम पीरियड आप यूज कर सकते हैं, या आप मान लीजिए बियॉन्ड दैट टाइम पीरियड यू कैन यूटिलाइज दैट अमाउंट। हाँ, वो एक चीज़ है कि आफ्टर 29 यू कैनॉट ऐड, up to 29 you cannot, after 29 you cannot add money to your पेटीएम पेमेंट बैंक या पेटीएम जो वॉलेट है वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते। ये तो नॉर्मल ये जो जनरल कस्टमर के लिए है। और मर्चेंट के लिए क्या है, मर्चेंट के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। जनरली हम लोग ये जो नॉर्मल कस्टमर में और क्या क्या प्रॉब्लम्स है एकदम टेक्निकल लेवल पे और भी थोड़ा बात करेंगे, पहले मर्चेंट के लिए देख लेते हैं। देखिए मर्चेंट में क्या होता है कि आपका जो मिठाई वाला होता है या जो फल वाला होता है वहाँ पे देखिएगा कि बहुत सारा ऑप्शन रहता है, पेटीएम का रहता है, गूगल पे, फोन पे रहता है, जनरली यही रहता है। अच्छा, जो लोग सिर्फ पेटीएम का वॉलेट यूज करें उनके लिए दिक्कत होगा। अब मान लीजिए कोई गूगल पे यूज करे या फोन पे यूज करे, उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगा, दे आर फाइन विद दैट। तो अच्छा, जो लोग अब पेटीएम जो मर्चेंट है तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 3-4 करोड़ के लोग हैं, तो उन लोगों का क्या होगा, देखिए जो आपका साउंड बॉक्स का जो इश्यूज है या आप बोलिए जो क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड को आपको नया क्यूआर कोड लगाना पड़ेगा। इधर आपको नया क्यूआर कोड लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो बिजनेस ऑपरेशन है वो फोन पे डालना पड़ेगा या गूगल पे डालना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिएगा फोन पे का जो बैक एंड है, बैक एंड में येस बैंक है, या आप बोल लीजिए जो गूगल पे का जो बैक एंड है, बैक एंड दिखेगा वो HDFC है, वहाँ पे लिखा आता है कि ओके HDFC बैंक ऐसा बोल के लिखा आता है। और आई थिंक ये जो फोन पे में YBL बोल के आता है, तो ये है बैक एंड में, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। मतलब मान लीजिए जहाँ पे जो नोडल अकाउंट है, नोडल अकाउंट या आप बोल लीजिए जो थर्ड पार्टी एस्क्रो अकाउंट होता है या इंडियम एस्क्रो अकाउंट, जितना भी टेक्निकल टर्म्स आप लगा लेंगे, और ये एस्क्रो अकाउंट बहुत रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सब मतलब जहाँ पे वो जो मतलब इंडियम अकाउंट है वहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं होना चाहिए। कोई और बैंक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका इशू नहीं होगा। और ये एक सच में एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है, क्योंकि आप मान लीजिए आप एक मर्चेंट है, आपका अकाउंट है पेटीएम पेमेंट बैंक में, तो फिर आपका जो ऑपरेशन है ना पूरा बैठ जाएगा। इवन आप देखिएगा कि आप मान लीजिए आपका जो क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड को भी आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ डिफरेंट क्यूआर कोड लगाना पड़ेगा। और आप पेटीएम में हैं तो फिर और भी डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि पेटीएम के लिए इस टाइम फ्रेम में इतना अपडेट करना या पेटीएम जो पेमेंट बैंक है उसको ऑपरेशन ही सस्पेंड कर देना वो बहुत डिफिकल्ट है। ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक में और क्या क्या इशूज़ है ये थोड़ा हम बाद में जब कंक्लूजन के टाइम पे है तो हम वो सब चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग आप देखिएगा पेटीएम का ये जो प्रॉब्लम्स है ऐसा नहीं कि सिर्फ 2024 में चालू हुआ है, या जैसे मैंने आपको पहले बताया ये सब चीज़ें ऐसा नहीं कि 2015 से मतलब 18 से ही ये सब डिटेल स्टार्ट हो चुका था। तो इतना दिनों तक आरबीआई ने क्यों स्टेप नहीं लिया? देखिए ये तो बहुत डिबेटेबल है, जनरली गवर्नमेंट से उतना रिस्पॉन्ड नहीं आता, लेकिन बार बार पेटीएम को मतलब वार्निंग देने के बावजूद भी ये सब चीज़ें हुआ था। आपको पता होगा ये जो वॉलेट के टाइम पे और ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक के टाइम पे भी एक इशू हुआ था कि मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल कस्टमर हूँ, ठीक है, इंडिविजुअल कस्टमर का मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मुझे पेटीएम का जो वॉलेट है ना उस पर एक्सेस करना है, तो उसके लिए जो बेसिक्स KYC है वो ठीक है, लेकिन मुझे पेमेंट बैंक यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास आप मान लीजिए कोई जो ये जो सब जो बैंक होता है, जैसे ये जो स्टेट कमर्शियल बैंक है, मतलब SBI, ये सब जो PNB ये सब है हमारे पास, मेरे पास, तो मुझे वो चाहिए नहीं। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि लोगों को गलत तरीके से या लोगों को ट्रिक करके जो लोग सिर्फ वॉलेट खुलवाना चाहते थे उन लोगों से भी पेटीएम पेमेंट बैंक खुलवा लिया। अब ये चीज़ बहुत मतलब डेंजरस है। आप किसी कस्टमर को उनके इजाज़त के बिना आप ऐसे नहीं कर सकते, स्पेशली ये जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आप ऐसे नहीं कर सकते। तो आरबीआई ने उस टाइम पे भी एक फटकार लगाया था। इवन आपको पता होगा कि ये जो बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट उस टाइम पे ओपन हो रहा था थ्रू एजेंट्स। मतलब जैसे ये इंश्योरेंस में होता है ना कि आपका मैं एक इंश्योरेंस करवा दूंगा तो उसके बदले में मुझे थोड़ा वो एक कमीशन मिलेगा, तो मतलब वो कमीशन स्कीम चालू हो गया था। और वो जो कमीशन में स्कीम इंडिविजुअल के लिए 50 था। वो जो कमीशन स्कीम था ना, जब वो एजेंट के पास आया, एजेंट ने क्या किया, उसको MLM स्कीम बना दिया। मतलब वो क्या करता था, वो जो 50 रुपये डायरेक्ट मिलता था ना आपका पेटीएम से,
तो उन्होंने क्या किया, 20 मतलब खुद का तो 50 मतलब खुद तो काम कर रहा है। तो उसके बाद अब मान लीजिए वो जो एजेंट है उन्होंने और 10 लोगों को रख दिया, और वो 10 लोगों को किस में रखा कि 20-30 इस रेशियो में, मतलब 50 में से 30 रुपीज़ वो और एक एजेंट को मिल जाएगा, मुझे 20 रुपीज़ मिल जाएगा। तो मतलब आप मान लीजिए आपके पास 5 एजेंट है तो इसके पास 20 मतलब 100 रुपीज़ आ जाएगा उसके पास, मतलब खुद का 50 और उसके बाद आप मान लीजिए मेरे अंडर 5 आदमी है तो मैं वहाँ से 100 रुपीज़ कमा रहा हूँ। मतलब ये पूरा MLM स्कीम से। अब RBI ने जब ये सब चीज़ों के ऊपर इंक्वायरी किया तो उन्होंने बोला ये चीज़ तो गलत है हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है या आप बोलिए जो भी अकाउंट ओपन हो रहा है वो कस्टमर की मर्जी से नहीं हो रहा है, वो तो एजेंट किसी को फोर्स कर करके ये सब चीज़ें करवा रहा था, तो वो चीज़ गलत था। उसके बाद आप देख लीजिए कि ये जो मतलब पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है, जनरली बैंकिंग ऑपरेशन में क्या होता है कि आपका मान लीजिए जो पेरेंट कंपनी है मतलब पेटीएम, या आप बोलिए उसका भी पेरेंट कंपनी है, आप बोलिए 197 कम्युनिकेशन, तो 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम पेमेंट बैंक, इन लोगों का सेम रिसोर्सेस यूज होता है, सेम कंज्यूमर डेटा यूज होता है, सेम सर्वर यूज होता है, सेम मतलब सेम ह्यूमन रिसोर्स भी ये सब चीज़ें सब लोगों को प्रोवाइड करता है, जो कि मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री में नहीं होता है। बैंकिंग इंडस्ट्री में आपको सच में एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपको पता होगा ये HDFC बैंक और HDFC का रिसेंटली मर्ज हुआ था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि HDFC बैंक और HDFC दोनों का सर्वर उस टाइम पे मतलब अलग होना चाहिए लॉजिकली। ऐसा नहीं होता है कि आप HDFC का जो कस्टमर है वही HDFC में है, HDFC का जो डेटा है वो HDFC बैंक में जा रहा है, HDFC बैंक का जो डेटा है वो इसमें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस टाइम मतलब ये स्पेशली पेमेंट बैंक के केस में इन्होंने ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो जिसके बाद उसके बाद तो RBI ने उसको पेनल्टी लगा दिया। इवन आप देखिएगा कि ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक है ना, पेटीएम पेमेंट में जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ईडी ने इनको रेड कर दिया था, मतलब ये ईडी के स्कैनर में है। एट द सेम टाइम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब जो फास्टैग में भी वो लोग गड़बड़ कर रहा था, ठीक है, उसलिए उन्होंने वो फास्टैग में आप पैसा भी आप वो चीज़ मतलब पैसा ऐड करना है तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है, उसका भी मतलब जो ऑपरेशन है ना उसको भी सस्पेंड कर दिया। उसके बाद ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक में क्या है कि जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है, आपको पता होगा इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है ना वो बहुत कोऑर्डियल रिलेशन नहीं है, तो जिसके कारण आप मान लीजिए इंडिया में इतना जो अनरेस्ट होता है, या आप बोल लीजिए ये जो होता है ना सुबह शाम एक प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, या आप मान लीजिए इलेक्शन होने से पहले ही ये सब चीज़ें हो रहा है, तो इसमें आप सोच लीजिए कि वो चीज़ सही नहीं है। तो जिसके कारण ये जो चाइना का स्पेशली अलीबाबा है उसका जो फाइनेंशियल हम था अनफाइनेंशियल जो उसका 10% था, तो जिसके कारण ये सब ऑपरेशन जो है उसको सस्पेंड कर दिया है फॉर टाइमिंग। और एक चीज़ है, हाँ इलेक्शन आ रहा है और गवर्नमेंट को लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का एक ऑप्शन है जो कि ये जो इन इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो जिसके कारण भी हो सकता है कि ये जो ऑपरेशन सस्पेंडेड हुआ है। तो ये सब चीज़ें तो बेसिक हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट पे। इम्पैक्ट में क्योंकि एज ए यूजर आपको बस यही जानना है कि भाई हम लोग तो एक नॉर्मल सीधे साधा आदमी हैं, तो हम पेटीएम यूज़ करते हैं, हमें क्या इम्पैक्ट है, बस वही बोल दो। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए आपका OTT का सब्सक्रिप्शन करता है और आपका जो बैंक है वो है पेटीएम पेमेंट में। ऐसा नहीं कि आपका मान लीजिए बैंक है HDFC बैंक, पेटीएम का सिर्फ एक जो आप सर्विस है वो यूज़ करते हैं और उससे करता है, तो उसके कारण उसके लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे इशू आप यू कैन मैनेज। और ये OTT सब्सक्रिप्शन क्या करना है आपको, ठीक है, मान लीजिए नहीं होगा तो नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा, आप नेक्स्ट टाइम पे जब आपका पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगा आप कहीं और जगह से कर लीजिए, ठीक है, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप मान लीजिए आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में ही अकाउंट है और आपका जो ये जो OTT का सब्सक्रिप्शन वहाँ से करता है, देखिए वहाँ से करता है तो आपको मान लीजिए वहाँ पे जितना पैसा है तो वो पैसा को तो ठीक है आप मतलब कटने दीजिए, जितना वहाँ पे जब तक पैसा खत्म नहीं हो जाएगा तो तब तक वो ऑपरेशन चलता रहेगा, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। या मान लीजिए आप 29 के बाद पैसा उठाना चाहते हैं, आप उठा भी सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप मान लीजिए नया पैसा वहाँ पे ऐड नहीं होगा। अब मान लीजिए वो पैसा खत्म हो जाएगा, आपका जो प्रीवियस जितना भी बैलेंस था वहाँ पे पैसा खत्म हो जाएगा, एंड वो खत्म होगा 29 के बाद, 29 फरवरी के बाद जो खत्म होगा, उसके बाद आप वहाँ पे ऐड नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा कि OTT सब्सक्रिप्शन वो ही आपका कैंसिल हो जाएगा। तो उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जनरली, क्योंकि आपका OTT कौन सा एक चीज़ है, या आप ईयरली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, या जैसे नेटफ्लिक्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि नेटफ्लिक्स में वो ईयरली पार्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो वो आप इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद लोन आपका कटता है सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक से, तो वो एकदम डिट्रीमेंटल है, ठीक है, क्योंकि आप मान लीजिए वहाँ पे आप जितना पैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप मान लीजिए जब पैसा नहीं होगा तो वो बाउंस करेगा, ठीक है, चेक बाउंस करेगा, तो चेक बाउंस आपका KYC सही है तो वो आपके ऊपर आ जाएगा, तो वो एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक एरिया है। तो लोन में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि लोन आप मतलब इजीली स्किप नहीं कर सकते, वो बहुत डिफिकल्ट है। और एक चीज़ है कि पेटीएम का जो नोडल एजेंसी है जनरली ये जो, और जैसे मैंने आपको पहले बोला जो इंटर्म जो एस्क्रो अकाउंट है वो आपका पेटीएम नहीं है, तब ये आपका प्रॉब्लम होगा। ये स्पेशली प्रॉब्लम उन लोगों का, इंडिविजुअल के लिए प्रॉब्लम नहीं होता, ये प्रॉब्लम होगा मर्चेंट के लिए। आपको पता होगा कि मर्चेंट के लिए हमने पहले डिस्कस किया था, अब यहाँ पे भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मर्चेंट में क्या इशू है।
देखिए क्या होता है कि आप एज ए इंडिविजुअल आप जब पैसा किसी को मर्चेंट को भेजते हैं तो एक होता है ना, बीच में मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा अकाउंट है तो फिर आपका दिक्कत होगा, या मान लीजिए बीच में कोई एक्स्ट्रा अकाउंट है, जैसे इंडिविजुअल केस में नहीं होता है। जैसे आप मान लीजिए एज ए इंडिविजुअल आप अपना पैसा अपने दोस्त को भेज रहे हैं, जैसे IMPS में क्या होता है, IMPS में यू कैन डू इट थ्रू NPCI, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें आप निकल जाएंगे, वो इशू नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए आपका पैसा किसी मर्चेंट को पे करें और आपका मर्चेंट का ही आप उनका मतलब जो एंड बैंक आपका उनका जो डेस्टिनेशन अकाउंट है वो है आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में, या मान लीजिए बहुत जगह पे क्या होता है कि नोडल अकाउंट भी मेंटेन किया जाता है, तो वो नोडल अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक का है, तो फिर आपका ये जो पूरा ऑपरेशन है ना वो पूरा बैठ जाएगा। तो आपको डिफॉल्ट जो लोग मर्चेंट है उनके लिए ये बहुत ही दिक्कत होगा, उनके लिए बेटर है कि आप HDFC में आपका फ़ोन पे में ले लीजिए, या गूगल जो पे है GPay बोला जाता है, तो वो आप वहाँ पे चले जाइए, उसके लिए आपका ईजी होगा। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट में क्या इशू होगा। देखिए पेटीएम जैसा जो कंपनीज है ना, ये सब कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए लायक नहीं है। यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सीरियस इशू है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस पूछने जाओ तो वो जो विजय शेखर शर्मा कुछ अलग आंसर देता है, उनका जो CEO फ्लो है देखिएगा कुछ गलत सलत आंसर दे देता है। तो ये सब कंपनी जैसे मुझे लगता है जब से ये ऑपरेशन में है अभी तक वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो कब प्रॉफिटेबिलिटी करेंगे, ठीक है। कि आप एक लिमिट तक की जो फॉरेन का पैसा है वो बर्न कर सकते हैं, लेकिन नॉट मतलब 20 साल 30 साल से यू कैन नॉट डू इट। उसके बाद क्या होगा, ये कंपनी डूब जाएगा, जितना पैसा है वो सब लेके डूब जाएगा। तो अल्टीमेटली ये एक प्रोसेस बन गया कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये जो इशू बन गया, तो ये सब में लगना नहीं चाहिए। ये जो 2-3 दिन में हुआ है सिर्फ शॉर्ट सेलर जो है उन लोगों का थोड़ा बहुत पैसा बना है, अदरवाइज किसी का पैसा बना ही नहीं है, मुझे लगता नहीं कि किसी का पैसा बना है। ये जो स्पेशली देखिए रिटेल का बहुत पैसा इसमें लगा है थ्रू म्यूचुअल फंड। स्पेशली देखिए जो मायर एसेट है या क्वांट है या निपॉन इंडिया है, उन्होंने ये पैसा लगाया था। देखिए म्यूचुअल फंड का पैसा हो सकता है वो रिटेल का पैसा है, वहाँ पे जो मैनेजर है वो मैनेजर का खुद का पैसा नहीं है, तो वो कर सकता है, ठीक है। इससे मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट में आएगा एसेट में, पॉइंट में या निपन में है, तो आपका मिनिमम इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। और ये सब चीज़ों के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं करता है, किसी को पूछता भी नहीं कि आपको ये क्यों करना है, मतलब आपने ऐसा क्यों किया है, ये सब कोई क्वेश्चन होता नहीं है म्यूचुअल फंड में। तो जिसके कारण ये लोग तो निकल जाएंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि ये सब जितना फंड हाउस है ना, इस फंड हाउस से थोड़ा दूर रखने, या मान लीजिए ये सब जो लोग ऐसा काम करते हैं ना, वो सब जो आप फंड हाउस में दूर नहीं रह सकते हैं, तो आप एक कोशिश कीजिएगा कि उन लोगों का जो इंडिविजुअल स्कीम्स है ना, उस इंडिविजुअल स्कीम्स को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, या उनका जो फैक्ट शिफ्ट है उसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो उस सब स्कीम आपको अवॉइड ही करना है। उसके बाद आप देख लीजिए कि ये जो मॉर्गन स्टैनली ने अभी ये आई थिंक 487 में आई थिंक वो 8% या 9% मतलब 0.8% या 0.9% उन्होंने बाई किया है। देखिए उनके पास फ्री का पैसा है, ठीक है, उनके पास जैसे ये म्यूचुअल फंड की तरह, ठीक है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, और उन लोगों के लिए ये सब जो अमाउंट है ना वो बहुत कम है। मतलब मान लीजिए उन लोगों के पास मान लीजिए 2-3 लाख करोड़ है, 2-3 लाख करोड़ में से 400-500 करोड़ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो वो लोग कर सकता है। एज ए इंडिविजुअल यू शुड नॉट डू दैट, ठीक है। ये कोई और बाई कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको ही जाके बाई करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप देखिएगा कि इसके चक्कर में क्या होगा कि एक जो पेटीएम का शेयर एकदम नीचे जा रहा था ना, वो एक जगह पे रुक के थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो ये सब चीज़ें होगा, मतलब आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं तो आप ठीक है आप जाइए, अदरवाइज आप ये सब चीज़ें कभी मत कीजिए। उसके बाद देखिए जनरली एज ए नॉर्मल सिटीजन मैं आपको बोलूँगा, आपका अकाउंट में पैसा है तो बस सिंपली आप निकाल लीजिए, ये सबसे अच्छा है। और ये जो आपका टाइम मिलेगा तो आप कोशिश कीजिए कि कोई और दूसरे जगह पे आप अपना जो पैसा वैसा जो भी है आप वहाँ पे रखिए। पेटीएम को आप नॉर्मल तरीके से यूज़, मतलब सिर्फ ट्रांसफर का एक माध्यम की से, जैसे हम लोग भीम में आप यूज़ करते हैं या फ़ोन पे यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, वो उसकी तरह यूज़ कीजिए, वहाँ पे पैसा रख के यूज़ मत कीजिए। ये मेरा पर्सनल सुझाव है, रेस्ट इज अप टू यू। और UPI पेमेंट जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपका जो डेस्टिनेशन अकाउंट है या नोडल अकाउंट जो एस्क्रो अकाउंट है वहाँ पे पेटीएम है, तो पेटीएम का ऑपरेशन है तो वो सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। और ये जो फास्टैग वगैरह में भी आप ऑपरेशन ये सब नहीं कर सकते, तो आप उसी हिसाब से माइग्रेट कर लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम है, बेटर माइग्रेट कर लीजिए। अब आ जाती है कंक्लूजन की तरफ। देखिए अब आ जाते हैं डायरेक्ट कंक्लूजन पे, ठीक है। तो ये जियो पेमेंट बैंक या आप बोलिए जो जियो मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक या पेटीएम का जो वॉलेट है इसका क्या होगा। देखिए बहुत सारा जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट न्यूज़ शायद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्वायर कर सकता है या HDFC बैंक इसको एक्वायर कर सकता है, बट जियो फाइनेंशियल सर्विस ने उसके बाद उसको डिक्लाइन कर दिया। तो बेसिकली आप मान लीजिए कोई इसको चीज़ को एक्वायर भी करना चाहता है तो उसके लिए भी RBI का अप्रूवल चाहिए। लेकिन ये जो जितना हुआ है ना कि वायलेशन ऑफ आपका वेरियस रूल्स रेगुलेशन, स्पेशली KYC का, उसके बाद डेटा ब्रीच हुआ है, ठीक है, फ्रॉड हुआ है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सीरियस हुआ है, ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, ट्रस्ट ब्रीच हुआ है,
तो मुझे लगता नहीं कि ये HDFC बैंक या कोई भी और जो सिक्योरिटी कमिश्नर बैंक इसको एक्वायर करना चाहता है, मतलब चाहेगा। हाँ, गवर्नमेंट का मान लीजिए ग्रीन सिग्नल है तो तब भी ये हो सकता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके चक्कर में क्या होगा कि ये जो फ़ोन पे है या आप बोल लीजिए जी पे है ना, इसका जो आप बोल लीजिए बिजनेस है ये थोड़ा बढ़ सकता है, ये फ्रॉम कंज्यूमर साइड। और आप देखिए मर्चेंट साइड में ये जो किराना ऐप है इसका भी जो मार्केट शेयर है ये बढ़ सकता है, या भारत पे का जो मार्केट शेयर है ये इंक्रीज कर सकता है। SBI ने बोल दिया कि कंज्यूमर को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कि मान लीजिए कुछ एकदम जो चीज़ है एकदम मतलब रिकवर हो ही नहीं सकता, तो उनके उसके लिए उन्होंने जो बोला है कि जो पेटीएम का कंज्यूमर है उसको उन्होंने प्रोटेक्ट कर देगा, ठीक है। SBI ने अब तक ये बोला है, लेकिन ये कोई एश्योरेंस नहीं है। मर्चेंट के लिए देखिए, मर्चेंट के लिए ये जो येस बैंक है, HDFC, ICICI बैंक, आई थिंक ये लोग कोशिश कर सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर इंट्रोड्यूस करने के। अदरवाइज जो अभी तक लग रहा है कि पेटीएम का तो पूरा बड़ा बजा गया उन लोगों ने। तो बेसिकली पेटीएम ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या आप जितना भी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया उसको आप थोड़ा समराइज़ करेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इन्होंने मर्चेंट को चीटिंग किया है, ठीक है, जो कंज्यूमर था उनको चीटिंग किया है, मतलब हर जगह पे इशू उन्होंने खड़ा कर दिया। उसके बाद आई डोंट नो ये जो पेटीएम का जो डायरेक्टर्स है ना, वो लोग क्या कर रहा था, क्यों उन लोगों ने ये सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस नहीं किया, आई डोंट नो। वो सच में एक रेड फ्लैग है। और इसीलिए इवन इन्वेस्टमेंट भी जब आप इसमें मतलब एज ए इंडिविजुअल मतलब रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको ये सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और आपको क्लियरली ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया, जहाँ पे परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंस है वो सब चीज़ों से आप दूर रहिए, इट इज़ द बेटर, ठीक है। उसके बाद जैसे ये जो जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि कांग्रेस वाले क्यों अभी ये चिल्ला रहा है, मैं बोल रहा हूँ टाइमिंग फॉर इसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। विद दिस नोट लेट्स रैप अप दिस वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय।